हेलो स्टूडेंट्स, जैसा आपको पता है इससे पहले वाली वीडियोस में हमने एक कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ा। कैपेसिटेंस क्या होती है और एक सेफेरिकल कंडक्टर जो होता है ना उसकी कैपेसिटेंस हमने यहाँ पे मेजर की थी, जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के इक्वल थी। और उसके मतलब साइज पे, और अगर स्फेरिकल बॉडी है तो उसके रेडियस पे डिपेंड करती है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कैपेसिटर क्या होता है और उसका प्रिंसिपल क्या है। तो कैपेसिटर का मतलब यहाँ पर यह है कि एक ऐसा डिवाइस, इसकी छोटी डेफिनेशन, ए डिवाइस कैपेसिटर इज ए डिवाइस फॉर स्टोरिंग इलेक्ट्रिक चार्ज। एक ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करने के काम आता है। ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है। अगर मान लीजिए, इसमें फ़र्क क्या है, किस तरह से यह काम करता है। अगर मान लीजिए हम बात करते हैं किसी बॉडी की जिसको हमने चार्ज दे दिया। चार्ज देने के बाद, जैसे इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था, स्फेरिकल बॉडी चार्ज दे दिया, उसका जो पोटेंशियल है चार्ज देने से इंक्रीज होता है। जैसे जैसे चार्ज देते रहेंगे वैसे वैसे पोटेंशियल इंक्रीज होता रहेगा। तो आगे क्या होगा, अगर हम ऐसा एक डिवाइस बनाएंगे यहाँ पर जिसको हम कम स्पेस में ज़्यादा चार्ज को स्टोर कर सकते हैं, तो उसी को हम इसका प्रिंसिपल बोलेंगे कि वो किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पर कंसीडर एन इंसुलेटेड कंडक्टर, जैसे कि कोई प्लेट ए है, वो एक इंसुलेटेड कंडक्टर हमने कंसीडर कर लिया, और जिसको हमने चार्ज दे दिया Q, हमने चार्ज उसको दे दिया और उसका पोटेंशियल V हो गया। अब ये पोटेंशियल मैक्सिमम है। मान लीजिए हम उसको और ज़्यादा चार्ज अब नहीं दे सकते, उसका पोटेंशियल क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया V। अब उसको और चार्ज नहीं दे सकते। द कैपेसिटेंस ऑफ ए की कैपेसिटेंस क्या होगी, C=Q/V, हमें पता ही है। तो अब है ना, हम इसको और चार्ज नहीं दे सकते। व्हेन अनदर इंसुलेटेड मेटल प्लेट B इज़ ब्रॉट नियर ए, अगर हम मान लीजिए जैसे इस डायग्राम में दिखा रखा है, इसके पास हम दूसरी प्लेट ले आए जो B प्लेट लेके आए हैं। जो ये प्लेट B है, नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर इधर इंड्यूस्ड हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और दूसरी साइड जो ए की नियरर वाली साइड है उस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा, और उसी अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज जो है ना इंड्यूस्ड हो जाएगा उसके दूसरी साइड पर, जैसा कि यहाँ दिखा रखा है। हम ये अरेंजमेंट कर रहे हैं, हम ऐसी अरेंजमेंट कर रहे हैं जिसमें कम जगह पर ज़्यादा चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हमने एक प्लेट ली, उस प्लेट को हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, इतना पॉजिटिव चार्ज दिया कि इसका पोटेंशियल मैक्सिमम हो गया। अब हम इसको और चार्ज नहीं दे सकते। इसकी कैपेसिटेंस C=Q/V होगी। लेकिन हम इसके पास दूसरी प्लेट ले आए, मेटल प्लेट B, उसी तरह की शेप की। अगर ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो हमने ये इस तरह की प्लेट है, वैसे देखे तो जो प्लेट्स हैं वो इस तरह की प्लेट्स हैं, ठीक है ना। वहाँ पर डायग्राम में नहीं दिख रही ना, तो समझ लीजिए कि वो प्लेट इस तरह की है। तो इसके साथ साथ अगर हम इसके पास दूसरी प्लेट लेके आए हैं, उसके ऊपर एक तरफ नेगेटिव चार्ज है, दूसरी तरफ उतना ही पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा। क्यों इंड्यूस्ड होगा, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है कि जितना नेगेटिव चार्ज है, जैसे प्लेट है इस तरफ की, इधर के जो इस साइड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर आ जाएंगे दोबारा से, कि भाई प्लेट है इस तरह से, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए तो इधर क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रह गया। अब जो ये पॉजिटिव चार्ज है, अब इस पॉजिटिव चार्ज को अगर हम ख़त्म कर दें तो जो ये नेगेटिव चार्ज है अकेला, यह इस पूरे अरेंजमेंट के पोटेंशियल को कम करेगा, इस पूरे अरेंजमेंट के पोटेंशियल को कम करेगा। जैसा कि हमने क्या कर दिया, इसको हमने इस तरह से अर्थिंग कर दी। इधर जो ना ये अर्थिंग का निशान है, अर्थ के बारे में आपको पता ही है। अर्थ क्या कर देगा, इस पॉजिटिव चार्ज को अब्जॉर्ब कर लेगा, ख़त्म कर देगा। तो जो ये लास्ट वाली अरेंजमेंट बची है हमारे पास, इस अरेंजमेंट के पास पॉजिटिव चार्ज है और एक तरफ नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस पूरे मतलब अरेंजमेंट के पोटेंशियल को कम करेगा, डिक्रीज़ कर देगा। डिक्रीज़ करते ही हम इस प्लेट को और चार्ज दे सकते हैं। तो हम इस तरह से देखिए, इस तरह की अरेंजमेंट होती है कि हमने इसको वायर से जोड़ रखा है और हम इसको और ज़्यादा चार्ज अब दे सकते हैं। जैसे चार्ज देंगे यहाँ पर और ज़्यादा नेगेटिव इंड्यूस्ड होगा,
यहाँ पर पॉजिटिव इंड्यूस्ड होगा, पॉजिटिव चला जाएगा अर्थ में, और जो ये नेगेटिव है पूरे अरेंजमेंट के चार्ज को कम करेगा, इस पूरे अरेंजमेंट के चार्ज को नहीं, सॉरी, पोटेंशियल को कम करेगा। और हमें पता है कि पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यू के वैसे तो, लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल, सॉरी, क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वी के। अब अगर वी कम हो जाएगा तो हम ज़्यादा पोटेंशियल दे सकते हैं, सॉरी, ज़्यादा चार्ज दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिख रखा है देन द पॉजिटिव, देखिए, देन पोटेंशियल ऑफ एयर डिक्रीज हो जाएगा फर्दर, कैपेसिटेंस जो है ना इंक्रीज हो जाएगी, और कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी तो हम कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज देते रहेंगे इस प्लेट को, तो इसके ऊपर नेगेटिव इंड्यूस्ड होता रहेगा, पूरे अरेंजमेंट के पोटेंशियल को कम करेगा, हम और ज़्यादा चार्ज देते रहेंगे। एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाएगा, तो पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाएगा तो हम उसको और चार्ज नहीं दे सकते। तो इस अकेले प्लेट के कंपैरिजन में जो ये दो प्लेट का कॉम्बिनेशन है, यह जो कॉम्बिनेशन है ज़्यादा चार्ज को स्टोर कर सकता है। यही प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल क्या है? जब किसी एक प्लेट के पास हम दूसरी अर्थिंग वाली प्लेट लेके आते हैं, इस कॉम्बिनेशन को कैपेसिटर बोलते हैं, और यही चीज़ जो है ना इसका प्रिंसिपल है। और आप कह सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये तो पैरेलल प्लेट है, तो ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दो प्लेट जो है ना वो स्फेरिकल भी हो सकती हैं, कि एक ये स्फेरिकल है और एक ये स्फेरिकल है। अंदर वाले को अर्थ कर दिया, इसको चार्ज दे रहे हैं, तो ये भी एक तरह से स्फेरिकल कैपेसिटर हो सकता है। और सिलेंड्रिकल भी हो सकती है प्लेट्स जो है ना सिलेंड्रिकल भी हो सकती हैं इस तरह से, तो वो एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बन जाएगा। लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है, ध्यान से समझो, हमारे सिलेबस में सिर्फ एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? तो ये था हमारा एक कैपेसिटर और उसकी अरेंजमेंट और उसका प्रिंसिपल। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसके साथ साथ एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस आप कैसे निकाल सकते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है आप समझिए। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक कम्बिनेशन ऑफ टू प्लेट्स, दो प्लेट का कम्बिनेशन है, जिनमें से एक प्लेट को आपने चार्ज दिया है और उसके पास वाली दूसरी प्लेट जो है ना वो क्या है, उसको अर्थिंग किया है, उसको अर्थ से कनेक्ट किया है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग कि जैसे कि एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये दो प्लेट्स हैं, और उनके बीच का सेपरेशन क्या है? डी है। उनके बीच का सेपरेशन स्मॉल डी है। और हमने मान लीजिए इसको प्लस क्यू चार्ज दिया है और इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस्ड हुआ। दूसरी तरफ जो प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस्ड हुआ था वो यहाँ पे अर्थिंग से अर्थ पर चला गया। तो देखिए यहाँ पर पढ़िए, द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट, उसके पास क्या होती है? दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं, मेटल प्लेट्स होती हैं, जैसे यहाँ पर एक्स और वाई है, जिन दोनों का एरिया ए है। मतलब इनकी जो शेप है ना, क्योंकि इसमें दिख नहीं रही है, इस तरह की शेप है, और इनका जो ये एरिया है, ये एरिया कितना है? ये ए है, दोनों का ही बराबर है, और उनके बीच का जो सेपरेशन है वो यहाँ पे दिखा रखा है वो डी है। तो इस तरह से अगर हमने इस डी सेपरेशन है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सिग्मा क्या हो जाएगा हमारे पास? अगर क्यू चार्ज दिया है क्यू बाई ए, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, जैसे कि हम पहले पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पर लिख रखा है कि एक चार्ज प्लस क्यू हमने एक्स प्लेट को दिया, उतना ही माइनस क्यू चार्ज जो है ना दूसरी प्लेट के, अर्थिंग वाली प्लेट के ऊपर अपर फेस पर इंड्यूस्ड हो जाएगा, और दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा जो अर्थ में चला जाएगा। तो यह कम्बिनेशन क्या हो गया? यह जो कम्बिनेशन है ना, यह कम्बिनेशन हो जाएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब इसकी कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं वो समझिए। उसकी कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमने क्या किया? सबसे पहले ई निकाली। ई क्या होगी? दोनों प्लेट के बीच में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल ली है। क्यों निकाल ली है इसको समझिए, क्योंकि इस ई के निकालने से हम कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। ई के निकालने से कैपेसिटेंस कैसे निकाल सकते हैं उसको भी आपने समझना है। और ई क्या हो जाएगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ई क्या हो जाएगा? सिग्मा बाई, ई की वैल्यू क्या आ जाएगी? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। हमने ये कहाँ पर पढ़ी है? सबसे इस गोसिस थ्योरम की एप्लीकेशन में, गोसिस लॉ के एप्लीकेशन में
जो सबसे लास्ट वाला टॉपिक था वो ये था कि दो प्लेट्स जिन पर इक्वल चार्ज है और इक्वल एरिया है, एक की प्लस सिग्मा डेंसिटी है, दूसरे की माइनस सिग्मा डेंसिटी है, उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगी, अगर दोनों के बीच में एयर है, खाली जगह है तो। अब आगे बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स एक्स एंड वाई इज V इज इक्वल टू ई इंटू डी। वी इज इक्वल टू ई इंटू डी। यह कहाँ से आया? इस फॉर्मूले को समझिए। हमें पता है v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई इंटू डी आर के इक्वल होता है, ई इंटू डी इंटू इसके इक्वल होता है v की वैल्यू, हम पहले पढ़ के आए हैं। या फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह पर लेके जाने के लिए वर्क डन, यहाँ से यहाँ तक लेके जाने के लिए वर्क डन जो है ना वो क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब इस प्लेट से इस प्लेट तक लेके जाने के लिए वर्क डन। और वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। क्योंकि ध्यान से दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। और जैसा आपको पता है कि जो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स है वो ई होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स है वो ई के इक्वल होता है, और यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डी के इक्वल होता है। तो दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स क्या है? ई, और डिस्टेंस क्या है? डी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात भी समझ में आई होगी। और ई की वैल्यू रख देंगे हम सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास वी क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी के बराबर। दोबारा से एक बार समझिए कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या है? दोनों एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर ई है और डिस्प्लेसमेंट कितना है? डी है। इस फॉर्मूले का जो यूज है आगे भी होता रहेगा। आपने ध्यान रखना है जहाँ पर फोर्स वेरी कर रही है, जहाँ पर फोर्स चेंज हो रही है, वहाँ पर हम जो वर्क डन निकालते हैं वो इंटीग्रेशन से निकालते हैं। क्योंकि अलग अलग पॉइंट के ऊपर जैसे आपने किया था यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो आर पे डिपेंड करती है, अलग अलग जगह अलग अलग है। तो हम वहाँ पर जो वर्क डन है कैसे करते हैं? इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर के इक्वल, इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर से हम करते हैं। लेकिन इस जगह पर जो वर्क डन है वो कैसे निकल के आएगा हमारा? वो निकल के आएगा, इस जगह पर जो इंटीग्रेशन है वो कैसे निकल के आएगा? सॉरी, वर्क डन कैसे निकल के आएगा? ई इंटू डी। ई इंटू डी क्यों? क्योंकि ई इंटू डी क्यों? क्योंकि ई क्या है? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स है, और डी क्या है? डिस्टेंस है। तो v इज इक्वल टू ई इंटू डी के बराबर हो गया। आगे जो है ना, आगे क्या होगा? जो c हमें पता है, c इज इक्वल टू क्यू बाई वी के बराबर होता है। c इज इक्वल टू क्यू बाई वी के बराबर होता है। तो हमने यहाँ पे क्या रख दिया? इस v की वैल्यू रख दी। तो यहाँ पर तो c इज इक्वल टू क्यू बाई वी। वी क्या हमारे पास? सिग्मा डी बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू एप्सिलॉन नॉट बाई डी के बराबर आ गया आपका c। इसके बाद आपने आगे क्या कर दिया? सिग्मा इज इक्वल टू, मैंने बताया था अभी, क्यू बाई ए के बराबर होता है। तो यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू, इस जगह पर सिग्मा की वैल्यू जो है ना क्यू बाई ए के बराबर, इस जगह जो सिग्मा है उसकी वैल्यू क्यू बाई ए के बराबर रख दी। तो जिसकी वजह से क्यू से क्यू कट गया, तो आपके पास क्या आ गया? c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी के बराबर आ गया। एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी के बराबर, यही आपका लास्ट फार्मूला है। और यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं, ध्यान दीजिए। c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो ये हमारे पास हो गया। अगर क्वेश्चन आता है ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो आपने यहाँ से यहाँ तक लिखना है, और जैसे मैंने समझाया है वैसे आपने इसको करना है। इसके बाद अगर आप इस फॉर्मूले से देख रहे हैं
द कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। सी जो है ना ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओ प्लेट्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर डिस्टेंस, और उनके बीच जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और वो एप्सिलॉन नोड पर भी डिपेंड करता है। तो अगर हमने प्लेट्स का एरिया ज़्यादा ले लिया, अगर हम प्लेट ज़्यादा एरिया की ले लेते हैं तो सी की वैल्यू इंक्रीज होगी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सी की वैल्यू कैसे इंक्रीज होगी, अगर ए इंक्रीज कर देते हैं। तो यहाँ से छोटा सा क्वेश्चन बन रहा है, अगर हमने प्लेट्स के एरिया को दोगुना कर दिया तो कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। अगर प्लेट्स के एरिया को आधा कर दिया तो कैपेसिटेंस क्या होती है, हो जाती है आधी हो जाती है। इसके साथ साथ अगर हम एप्सिलॉन नोड की बात करें, एप्सिलॉन नोड क्या है, बीच में जो जगह है, अगर खाली जगह है तो एप्सिलॉन नोड। अगर कोई और डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, मेटल नहीं होता डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक कोई इंसुलेटर होता है जिसकी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है, जिसकी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है। ये कोई भी इंसुलेटर हो सकता है, तो एप्सिलॉन होगा वहाँ पर, तो वहाँ की सी क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन ए बाई डी के बराबर हो जाएगी। तो अगर हमने किसी ऐसे मेटल का यूज़ कर लिया जिसकी परमिटिविटी ज़्यादा है तो उसकी कैपेसिटेंस भी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो आपने ध्यान रखना है यहाँ पर कि किस तरह से कैपेसिटेंस मतलब जो है ना वो इंक्रीज होती है, कैपेसिटेंस जो दोनों का प्लेट के बीच में जो मीडियम है उसको बदलने पर। इसके बाद है डी, सी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू। बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है ये, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर डी की वैल्यू जो है ना हमने कम कर दी तो सी ज़्यादा होगी, तो डी अगर कम करने पर सी ज़्यादा होगी और डी ज़्यादा करने पर सी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। डी क्या है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। तो आपने इस बात को भी ध्यान रखना है किस तरह से दो प्लेट के बीच के सेपरेशन को इंक्रीज या डिक्रीज करने से। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इंक्रीज विद डी, सॉरी डिक्रीज विद डी एंड इंक्रीज विद एरिया ऑफ द, एरिया के इंक्रीज होने से बढ़ती है और डी के इंक्रीज होने से घटती है, और इसका उल्टा भी होगा। तो ये था हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए एक्सप्रेशन। और इसके बाद अगर अब इसके बाद जो आगे टॉपिक्स होंगे हम उसमें कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ेंगे, जैसे कि अगले वाला टॉपिक हमारा कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। इस वीडियो में इतना ही बस।